नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन अध्याय 6 को लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह समकालीन विश्व में राजनीति एनसीईआरटी की पुस्तक में इंगित है। इसके अंतर्गत हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, यह टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम सबसे पहले यह प्रस्तावना को लेकर के चलेंगे, जिसमें हमने इस अध्याय में हमने क्या पढ़ना है इसके बारे में हम जान लेते हैं। हम इसके अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका किस प्रकार से बढ़ी और इसमें एक उभरते हुए विश्व में जो नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कि हम बात करी थी हम लोगों ने अमेरिकी वर्चस्व की, वह भी हम इसके अंतर्गत बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण के अंतर्गत उसकी क्या भूमिका रही। और इसमें हम विद्यार्थियों यह भी बात करेंगे कि इन चुनौतियों में जो अमेरिका की जो शक्ति बढ़ी और उसके अंतर्गत पूरे विश्व के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस प्रकार से भूमिका निभाई और सुधारों की प्रक्रिया, कठिनाइयां और किस प्रकार से रही, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सुरक्षा परिषद में क्या बदलाव आए, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव किस प्रकार का रहा, सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर के भारत किस प्रकार से एक अहम भूमिका अदा करता है, इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अंत में हम यह देखेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ देख सकते हैं इस चित्र को राइट में कि यह किस प्रकार से इंगित किया गया है। एक प्लस का चिन्ह इसके अंतर्गत बनाया गया है, बीच में विश्व का मानचित्र है और दोनों ओर ये पत्तियों को दर्शाया गया है और ये एक खुला स्थान है। तो ये जो पत्तियां हैं ये जैतून की पत्तियां हैं जो शांति का प्रतीक हैं और शांति के प्रतीक के रूप में इसके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर लिया गया है और ये हल्के नीले रंग की जो लाइनें हैं इसके अंतर्गत ये भी शांति का प्रतीक है। और प्रिय विद्यार्थियों, जो ये खुला रूप जो लिया गया है ये इस बात को इंगित करता है कि विश्व के राष्ट्रों का यहाँ पे स्वागत है और वे अपने यहाँ पे अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पे सहयोग की बात की गई है। कोई भी राष्ट्र अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर उसमें वार्ताएं कर सकता है और उनको सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है इस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत। और इसी चिन्ह को उनके संयुक्त राष्ट्र संघ के फ्लैग में भी इंगित किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस चित्र में भी हम अगर आगे देखें तो किस प्रकार से यूएनओ की भूमिका को इंगित किया गया है। जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी था और भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए और कई सार्वजनिक इमारतें और रिहायशी इलाके इजरायली बमबारी की चपेट में आए। और यूएनओ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद में यानी अगस्त में पेश किया और इजरायली सेना इस इलाके से अक्टूबर में ही वापस हो पाई। और ये दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी भी करते हैं। आगे हम देख सकते हैं विद्यार्थियों कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है, इसके क्या महत्ता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये कार्टून इसके अंतर्गत बताया गया है और टिप्पणी की गई है। दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। यह कार्टून क्या कहता है, यही बात तो वे संसद के बारे में कहते हैं। क्या हमें बतक ही कि ऐसी चौपालें वास्तव में चाहिए। कहने का मतलब ये है कि विश्व में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी संसद होती है और वहां पर वार्ताएं होती हैं, बातें होती हैं और विवाद भी उत्पन्न होते हैं। तो क्या हमें ऐसी व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें चाहिए, ऐसी चौपालें क्या हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें चाहिए, इस ओर इंगित करता है यह कार्टून और ये हमारे लिए एक सोचनीय विषय है। इसके अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों ये बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन हम कहें कि यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन उनकी नजर में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है, जैसा कि हमने चित्र में वर्णन किया था। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की जरूरत क्यों है, आइए यहाँ ऐसे दो लोगों के विचारों को हम पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय
संगठन की आवश्यकता क्यों है। एक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं डेग हैमरशोल्ड, जो दूसरे महासचिव थे। इन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। दूसरी बात उन्होंने बताई है, बतकही की चौपाल, है ना, बातें करने की चौपाल। ठीक कहा आपने, संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण भी होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं लगती कि एक ऐसी जगह भी है जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे होते हैं और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे को का सर खाएं, और बनस्पत क्या हो, लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने से। मतलब हम बातें करके, वार्ता करके हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, बजाय की लड़ाई करके, युद्ध करके। शशि थरूर है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव रह चुके हैं। ये दोनों ही उदाहरण जो हैं हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन वे महत्वपूर्ण अवश्य है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सबकी बेहतरी और जीवन स्थितियां कायम कर सकें। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध कर लें। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है, लेकिन एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है, और इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है विद्यार्थियों। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपनी सदस्यता पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह भी होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं, और एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होता है कि राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है, और कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। इनकी एक मिसाल तो बीमारी की है। कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। हम ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी तापवृद्धि और उसके प्रभावों का भी उदाहरण देख सकते हैं, और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही होगा कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए, और इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग जरूरी है। दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें होती हैं। देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकता है, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो पाती है। सहयोग में आने वाले लागत का भार कौन उठाएगा, और सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे होगा। मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं। आपसी समझौते के बाद जो बातें हुई हैं उनसे कोई भी दगा न करे। इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं होते। इसके बाद हम ये देखें कि इसके अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो सके कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा, और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करेगा। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। अब हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं, और ऐसे में बहुत से लोग सरकारों का इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो
जाएंगे कि उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद का और चर्चा में मददगार हो सकता है? क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों का जो उत्तर है इसी अध्याय में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने देखा इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की या हम के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, इस पर हमने चर्चा की और हमने ये देखा कि हम जिस प्रकार से बातचीत के माध्यम से समाधान खोज सकते हैं, समस्याओं का समाधान या हल निकाल सकते हैं, उसके अलावा और कोई दूसरा हमारे पास चारा नहीं है। और यदि हम युद्ध के लिए अगर अग्रसर रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितनी हमारे पूरी दुनिया की क्षति हुई। जो जीता राष्ट्र उसकी भी क्षति हुई और जो हारा राष्ट्र उसकी तो क्षति हुई ही। तो इसमें जो शशि थरूर का और डेग हैमरशोल्ड का जो विचार है वो अन्यथा नहीं है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि भले ही ये एक बातचीत की दुकान हो, लेकिन बातचीत के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। विश्व में हमारे पास युद्ध के अलावा राष्ट्रीय विवादों के अलावा और भी बहुत सी समस्याएं हैं, जिसमें हम बीमारी को भी ले सकते हैं, जिसमें हम पर्यावरण प्रदूषण को ले सकते हैं, स्त्री सशक्तिकरण को ले सकते हैं, बाल भ्रूण हत्या को ले सकते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम अंतर्राष्ट्रीय मंच जो हमें मिला है यूएनओ, उसके अंतर्गत बैठ करके एक मंच में बातचीत के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से हम निर्णय कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। उन नियमों और निर्णयों के माध्यम से हम उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए हमें आवश्यकता होती है एक संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या बताया गया है कि शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें सबसे पहले आता है एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसमें हम आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी बात करते हैं। और इससे पहले भी मैंने आपसे शीत युद्ध के दौर में भी बात की थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वित्तीय संगठन है। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाता है। इसमें 189 मेंबर है। 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के अंतर्गत इसके अंदर बताया गया है देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना इसके अंतर्गत। और लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं होता है, सबका अलग अलग मत होता है, अलग अलग वजन होता है। वजन मतलब महत्व उस देश की क्या महत्ता है उस बात को कहने में उसका अलग वजन होता है। समूह 7 की अगर हम बात करें तो इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा है। इसमें यह जो समूह 7 है ये समूह 8 में भी परिवर्तित हो चुका था, जिसमें रूस को भी शामिल किया गया था, लेकिन अब ये वापस से समूह 7 ही बन चुका है और इसके पास 41.29% मत हैं। अन्य अग्रणी जो सदस्य हैं, जिसमें हम चीन की बात करें तो 6.09, भारत का जो हम देखें इसमें 2.64%, रूस का हम 2.59% और ब्राजील का 2.22%, और इसमें हम देखें सऊदी अरब 2.02% और अकेले अमेरिका का जो इसमें प्रतिशत है 16.52% मताधिकार है। तो इसमें इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो किस प्रकार से ये अपनी महत्ता रखता है और समूह 7 का भी इसके अंतर्गत जो सहभागिता है वो किस प्रकार से है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। अब इसके बाद विद्यार्थियों हम आगे चलते हैं और हम इस चार्ट को देखने का प्रयास करते हैं कि इस चार्ट में हमें ये बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का विचार कहाँ से प्रसारित हुआ, किसने दिया और किस प्रक्रिया से गुजर करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। हम बात करें अगस्त 1941 की तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अंटार्कटिक
चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और सबसे पहले विद्यार्थियों डी रूजवेल्ट ने इस प्रस्ताव को लेकर आए थे, इस विचार को लेकर आए थे। और इन्हीं का जब आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार किसके द्वारा लाया गया, तो आप डी रूजवेल्ट इसमें टिक करेंगे। 1942 जनवरी की हम बात करें तो धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वॉशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। तो आप ये देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ, उससे पहले ही ये है एक प्रस्ताव आ चुका था और उस पर कार्यवाही ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। फरवरी 1945 की बात करें जिसमें तीन बड़े नेता रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन आते हैं। उन्होंने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया और अप्रैल मई 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ और 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर हो गए और पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए और 51वें राष्ट्र के रूप में, मूल संस्थापक के रूप में पोलैंड का नाम लिखा जाता है। 24 अक्टूबर 1945 की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में हमेशा इसे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। 30 अक्टूबर 1945 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसके अंतर्गत और आपसे पूछा भी जाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का में कब शामिल हुआ, तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसके अंतर्गत शामिल हुआ। अब बात आती है विद्यार्थियों संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास की। तो पहले विश्व युद्ध के बारे में हमने जाना और पढ़ा भी और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी हमने जाना। और पहले विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत झगड़ों को निपटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया जिसे कहा गया लीग ऑफ नेशंस, जिसमें हमने बात की थी प्रथम अध्याय में और द्वितीय अध्याय में, जिसे राष्ट्र संघ भी कहा जाता है। शुरुआती सफलताओं के बावजूद ये संगठन दूसरा विश्व युद्ध 1939 और 45 के बीच को रोक नहीं सका, जिसका जो कार्यकाल था 1939 से 45 तक, यह द्वितीय विश्व युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे और बहुत घायल भी हुए थे और बहुत आर्थिक और सामाजिक हानि हुई थी। इसके अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचना जुटाने में मदद कर सकता है। यदि हम इस चित्र को देखें तो 1942 की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में अमेरिका के युद्ध सूचना विभाग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन द्वारा तैयार किया गया ये पोस्टर है और इस पोस्टर में उन देशों के झंडों को देखा जा सकता है जिन्होंने मित्र राष्ट्रों के युद्धक प्रयासों के समर्थन करने का संकल्प लिया था। और यह पोस्टर एक अर्थ में महत्वपूर्ण है और यह दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ें युद्ध में ही थी। मतलब युद्ध चल रहा था, तभी उन्हीं दिनों में यूएनओ के प्रस्ताव की बात की गई थी, यूएनओ का विचार आया था और यूएनओ के प्रस्ताव के बाद, विचार के बाद यूएनओ को बनाने की प्रक्रिया, उसको संगठित करने की प्रक्रिया जो है वो चल पड़ी थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ें जो है युद्ध में ही हुई थी, युद्ध में ही प्रारंभ हुई थी। अब हम देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और प्रमुख अंगों के बारे में हम इस चित्र के माध्यम से हम एक बार चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसमें सुरक्षा परिषद के बारे में बताया गया है। देखिए, आप 15 सदस्य बताए हैं, 5 स्थायी सदस्य, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका का नाम आता है। इन्हें वीटो पावर है, निषेधाधिकार है, मतलब निषेध अधिकार, निषेध यानी मना करना, मना करने का अधिकार, कोई भी विषय जो संयुक्त सुरक्षा परिषद में आता है और इन्हें लगता है, इन 5 राष्ट्रों को लगता है कि इन विषयों को, कि इस विषय के बारे में चर्चा नहीं करनी है, इसे निषेध करना है, मना करना है, तो ये अपनी इस वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए 10 अन्य सदस्यों का चुनाव होता है और निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होता है कि ये जो भी निर्णय किया जाता है सुरक्षा परिषद के अंतर्गत, वो सभी सदस्य उसको मानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आम सभा, जिसे महासभा भी कहा जाता है,
और इसमें 193 मेंबर होते हैं। सदस्यों के प्रतिनिधि सभी को एक समान मत होता है इनका, और प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी से सामान्य बहुमत की जरूरत होती है, और निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों आती है बात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका चुनाव 9 वर्षों के लिए होता है। आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, और मुख्यालय इसका हेग नीदरलैंड में है। सचिवालय की अगर हम बात करें तो अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ होता है इसका, और इसका प्रधान महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 सालों के लिए करती है। एक और अन्य इसका संगठन है आर्थिक और सामाजिक परिषद। सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्ष के लिए होता है, और सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देते हुए इसमें 54 मेंबर्स इसके अंतर्गत होते हैं। एक अन्य संगठन और है जिसमें हम छठा संगठन कहते हैं, इस छठा अंग कहते हैं, जिसे कहा जाता है न्यासीता परिषद। प्रिय विद्यार्थियों, न्यासीता परिषद अब जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है। इसकी जो कार्य प्रणाली है वो समाप्त हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासीता प्रणाली के अंतर्गत आने वाले अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ के आजाद होने के साथ ही 1 नवंबर 1994 से यह परिषद स्थगित हो गई है। अब यह कार्य रूप में परिणत नहीं है, कार्य इसके अंतर्गत नहीं होता है, क्योंकि अब सभी राष्ट्र जो हैं वो स्वतंत्र हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। और लास्ट जो स्वतंत्र हुआ था वह 1 नवंबर 1994 को पलाऊ राष्ट्र जो है, पलाऊ बहुत छोटा सा एक राष्ट्र है, वो स्वतंत्र हो चुका था। अब इसमें प्रिय विद्यार्थियों हम देख सकते हैं सहायक निकायों के रूप में सैन्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, पूर्व युगोस्लाविया शांति संस्थापक अभियान और मिशन। संबंध संगठन अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा IAEA आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार से कार्यक्रम और कोष देख सकते हैं अपन इसमें। अंगटांड है, UNEP है, UNDP है, यूनिसेफ है, UNFPA है, UNHCR, WFP, ऐसे बहुत सारे इनके एजेंसियां हैं। ऐसे शोध और प्रशिक्षण संस्थान है सामाजिक विकास के लिए, UNRISD शोध संस्थान है ये, और सहायक निकाय और समितियां तदर्थ निकाय हैं। संबंध संगठन इसमें देख सकते हैं, और रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए संगठन बनाया गया है इसमें OPCW। ये एजेंसी जो है ये प्रयास करती है कि रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जाए। विशेष कार्यों के लिए जैसे मानवाधिकार है, मादक द्रव्य है, टिकाऊ विकास, महिलाओं की स्थिति, इन सभी के बारे में चर्चा आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत। क्षेत्रीय आयोग की बात करें तो आर्थिक आयोग अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका के कैरेबियाई देश, आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया प्रशांत और पश्चिमी एशिया। संबंध संगठन WTO विश्व व्यापार संगठन भी है, इसके साथ संबंधित है। और भी ऐसी एजेंसियां हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ILO, FAO है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, WHO, IMF, IMO, ITU। ऐसे ही अन्य इकाइयां और भी हैं जैसे मानवाधिकार उच्चायोग कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, UNU, HIV एड्स कार्यक्रम। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों इसके अंतर्गत 6 संगठन, 6 अंग हैं और बहुत सारी एजेंसियां हैं। इन सभी का हम अलग अलग अध्ययन करना चाहें तो इनका अलग अलग विषय एजेंसी वार भी इनका अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है। और ये सभी जो संगठन है, एजेंसियां हैं, ये प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बात आती है विद्यार्थियों लीग ऑफ नेशंस की। हम बात कर रहे थे तो लीग ऑफ नेशंस जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया, लेकिन यह बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया, इसीलिए क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और 1945 में वह खत्म। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित कर दिया गया और 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत किए गए और इस संगठन यानी कि UNO की स्थापना की गई। 2 विश्व युद्धों के बीच में लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश UNO ने की और UNO का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह को दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को
रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप नहीं ले सके, अर्थात तृतीय विश्व नहीं हो पाए। क्योंकि ये सभी को सर्वविदित था विद्यार्थियों कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिस प्रकार से जानमाल की हानि हुई, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो पूरे विश्व में यानी पूरी सृष्टि में कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि सभी अधिकांश देश जो हैं वे परमाणु संपन्न राष्ट्र हो चुके हैं। आगे अगर यदि हम बात करें तो युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा कौन? यूएनओ। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में होते हैं, इसलिए यूएनओ का सबसे बड़ा मंशा, ये सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाना और विभिन्न देशों को एक साथ लाने का प्रयास करना। सभी देश अगर संपन्न हो जाएंगे, आगे सामाजिक आर्थिक विकास उनका हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे युद्ध की संभावनाएं न्यूनतम हो जाएंगी। 2011 तक यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है और इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनके नाम हम बता चुके हैं आपको, जिसमें है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में भी चुना गया। यूएनओ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि होता है महासचिव। महासचिव महत्वपूर्ण होता है, यदि पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। और वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं एंड वे संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने महासचिव का कार्यकाल 1 जनवरी 2017 को संभाला था और ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज में भी रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं हैं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति और वैर विरोध पर आम सभा भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में ही होती है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का नाम हमने अभी पढ़ा था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग UNHRC, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी आयोग UNHCR, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड UNICEF, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन UNESCO, यूनेस्को भी इसमें शामिल है। और ये सभी संस्थाएं जो है मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न समस्याओं को समाधान पेश करती हैं। अब विद्यार्थियों, हम शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार हुए, इन सब के बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे और उसमें हम इस चर्चा को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।